Hello everyone, I welcome all of you to this very beautiful platform of Infinity Learn. कैसे हो यार आप लोग? माय नेम इज आदर्श राय और मैं सभी का स्वागत करता हूं प्रारंभ बैच में, जो कि है कक्षा 11वीं में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, जो कि नीट 2025 में अपनी रैंक सिक्योर करना चाह रहे हैं। जैसा कि आप लोग पुराने सेशंस में देख चुके हो कि हम लोग यहां पे डेडिकेटेडली आप लोगों को एक स्ट्रक्चर्ड वे में सारे के सारे चैप्टर्स एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में, एकदम तरीके में, जैसे क्लासरूम एजुकेशन होती है उस हिसाब से आप लोगों को लेक्चर्स देते आ रहे हैं। एंड उसी तरीके से आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ट्रस्ट में भाइयों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बोल नहीं सकता कोई है, जो कि है ग्राफ्स इन मोशन। अब ग्राफ्स इन मोशन में हम ये तो समझेंगे कि मोशन में ग्राफ्स का क्या यूजेज होता है, बट ग्राफ्स किस तरीके से हमको अदर चैप्टर्स और बाकी चैप्टर्स में भी कैसे हेल्प करेंगे, उसके बारे में भी एनालिसिस करेंगे। ग्राफ्स एक बहुत मैंडेटरी चीज हो जाती है यार। ग्राफ्स ऐसा नहीं है बस मोशन में ही आएगा। स्लोप, एरिया अंडर द कर्व से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ग्राफ में, जिनसे ग्राफ बनता है, जिनकी मदद से हम ग्राफ समझना चाहते हैं, वो सारे आपके थ्रू आउट 11th और 12th के टॉपिक्स में रहेंगे। मतलब ग्राफ का जो ज्ञान आज हम समझेंगे, वो ज्ञान आज ही काम नहीं आएगा, आने वाले बहुत सारे चैप्टर्स में भी काम आएगा। और यही रीजन है कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। थ्रू आउट काइनेमेटिक्स की बात करो या फिर इसके अगला चैप्टर एनएलएम बात करो, वर्क पावर एनर्जी बात करो, ऑसिलेशन, वेव्स, जिसकी भी बात करना चाहो आप करो, ग्राफ्स आपके साथ हमेशा रहेगा और ग्राफ्स आपको हमेशा प्रॉब्लम में डाल देगा अगर आपको वो रूट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ग्राफ के पता नहीं है तो। गुड आफ्टरनून अंजलि, कैसे हो आप? हम आज के सेशन में मोस्टली ये कवर करेंगे कि यार ग्राफ्स को हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, ग्राफ से हम क्या डेटा डिकोड कर सकते हैं और किन किन टाइप के सवाल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके में, एकदम उस तरीके में आज का सेशन डिजाइंड है जैसे कि आपको पूरा ग्राफ होलिस्टिकली समझ में आ जाए। शुरुआत होगी वही स्लोप और एरिया अंडर द कर्व से, जो कि ग्राफ में मेन एलिमेंट होते हैं और उनसे हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं। फिर उन्हीं स्लोप और एरिया अंडर द कर्व का मोशन में एप्लीकेशन देखेंगे कि मोशन में हम बाकी सारी चीजें उन दो कीमती चीजों से कैसे निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद जो एनालिसिस लेके वहां एप्लीकेशन समझेंगे, उसको हम थ्रू आउट 11th और 12th अप्लाई करते रहेंगे। तो बहुत ही अमेजिंग सेशन होगा। मैं बस नाम के लिए अमेजिंग नहीं बोल रहा, ट्रस्ट माय वर्ड्स, आपको अच्छे खासे टेक अवे एलिमेंट मिलेंगे। आप ग्राफ को होलिस्टिकली समझोगे पूरे। देखो, मेन मुद्दे की बात यही यार, मेरा बस एक सिद्धांत है, फिजिक्स समझने वाला सब्जेक्ट है और फिजिक्स को मैं समझूंगा, क्योंकि मैं अगर फिजिक्स को समझ गया तो फिजिक्स मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं देगी। और जो ऐसी चीज जो कि सोचो नीट के हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम देती है, अगर वही मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन बन गया तो मैं वैसे ही कितना आगे हो जाऊंगा बाकी स्टूडेंट से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स की। बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे बेसिक चीजें से बेसिक मैथमेटिक्स बताई। लोग सोचते मैथ्स पढ़ने का क्या रीजन है सर, मैथ्स क्यों पढ़ना, हम तो फिजिक्स पढ़ना है, मैथ्स क्यों पढ़ना है? अरे भाई, वो इतनी बेसिक चीजें हैं कि वो पढ़ोगे नहीं तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ऐसे ही ग्राफ्स यहां पे भी, केमिस्ट्री में भी ग्राफ आते हैं यार, नहीं आते क्या बताओ? केमिस्ट्री भी पूरी ग्राफ से भरी हुई है और वहां पे भी स्लोप और एरिया अंडर द कर्व का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट आएगा। तो एक बार ही समझ लेते हैं, बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं और फिर उसके बाद कभी परेशान भी नहीं करेंगे, ठीक है? आओ ग्राफ्स को समझने की शुरुआत करते हैं और पहले जानते हैं इस बहुत अच्छे से शब्द को जिसे बोलते हैं स्लोप ऑफ अ कर्व। अब कर्व क्या होता है? तो कर्व होता है यार कोई भी एक्स और वाई के अलोंग, ये सपोज वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब इनके अलोंग कोई भी क्वांटिटी प्लॉटेड हो सकती है। यहां पे जैसे इस वाई के अलोंग एक्स है, ये एक्स बेसिकली क्या है? पोजीशन है। ये एक्स बेसिकली क्या दिखा रहा है? यहाँ पे पोजीशन दिखा रहा है। इस पोजीशन को एक्स के अलोंग प्लॉट कर दी। ये यहाँ पे टी क्या दिखा रहा है? ये समय दिखा रहा है, टाइम। इसको यहां पे प्लॉट कर दिया। तो एक्स के अलोंग कभी टाइम प्लॉट हो सकता है, कभी वॉल्यूम, कभी प्रेशर, कभी टेम्परेचर, कभी एनर्जी, कुछ भी प्लॉट हो सकती है। और ऐसे ही वाई के अलोंग भी कुछ भी प्लॉट हो सकता है। अब उन दोनों के वेरिएशन में जो ग्राफ बनता है उसी को ग्राफ समझते हैं। ग्राफ इन वन डायमेंशन तो हम 10वीं क्लास में पढ़ते ही हैं यार। मैथ्स में हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के ग्राफ्स बहुत अच्छी तरीके से बनाए। तो ग्राफ बेसिकली एक सिंपल सा एनालिसिस देता है आपको, y का वेरिएशन कैसे होगा x के साथ, या फिर दूसरी तरीके समझो कि भाई x का वेरिएशन कैसे होगा y के साथ। अब x और y से अर्थ यही है कि अलग अलग समय पे पोजीशन क्या क्या होगी, या फिर अलग अलग पोजीशन पे मेरा समय क्या क्या है।
इसका ग्राफ बेसिकली दिखा रहा है ये कर्व मैनर में। तो ग्राफ का सिंपल सा सिद्धांत ये है, आपका वेरिएशन दिखाना। वेरिएशन दिखा दिया, ग्राफ समझ में आ गया। अच्छा सर ठीक है, बढ़िया। अब यहां पे दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती है, दो इंपॉर्टेंट बातें यहां पे होती है। सबसे पहला होता है स्लोप, एक स्लोप चीज जानना, और दूसरा होता है आपका एरिया अंडर द कर्व जानना। ठीक है, स्लोप जानना और एरिया अंडर द कर्व जानना। अब स्लोप क्या होता है, तो स्लोप बताता हूं। देखो, किसी भी ग्राफ में अगर आप वेरिएशन चेंज इन y इज टू चेंज इन x का रेशो ले लो, मतलब अगर किसी भी ग्राफ में x को जितना चेंज किया, मान लो x को x1 से x2 तक चेंज किया और y में y1 से y2 तक का चेंज आया, इन दोनों का रेशो बेसिकली स्लोप कहलाता है, जब वो अंतर बहुत छोटा हो जाता है। बताता हूं, जैसे कि सपोज करते हैं हमारा समय जो है यहां से लेके यहां तक चेंज हो गया। ग्राफ कौन सा है मेरा, ग्राफ ये नीले रंग का है, ये जो नीले रंग की लाइन बना रहा हूं ये ग्राफ है मेरा। ठीक है, ये मेरा ग्राफ है। ठीक है सर, ये मेरा ग्राफ है, आपने थोड़ा और डार्क कर दिया इसको, बढ़िया। अब मैं कहां से कहां तक चेंज पे जा रहा हूं, मैं यहां से यहां तक चेंज पे जा रहा हूं। तो इतने चेंज पे x मेरा कितना चेंज हो गया, तो यहां पे यार सिंपल सी चीज है, x यहां आ रहा है और यहां पे x मेरा यहां आ रहा है। तो डेल्टा टी का चेंज करने पे जो मेरा डेल्टा x है वो इतना चेंज हो गया। डेल्टा टी के चेंज करने पे मेरा डेल्टा x कितना चेंज हो गया, डेल्टा x के बराबर। ठीक है, समय इतना बढ़ा तो x मेरा इतना बढ़ गया। अब इन्हीं का अगर रेशियो ले लूंगा डेल्टा एक्स टू डेल्टा टी, तो वो मेरा एवरेज स्लोप अगर कुछ शब्द हो तो वो हो जाता है। तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी निकालो, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी निकालो, और अब क्या करो, इस डेल्टा टी को धीरे धीरे छोटा करते जाओ। तो इस डेल्टा टी को धीरे धीरे छोटा करूंगा तो ऑब्वियसली डेल्टा एक्स भी थोड़ा थोड़ा छोटा होता जाएगा, और इतना छोटा कर दो, इतना छोटा कर दो, इतना छोटा कर दो कि अब उन दोनों के बीच की, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी इतनी कम हो जाए कि तुम आंखों से तो देख ही नहीं पाओ। नाम के लिए वो थोड़े से दूर हैं, लेकिन हम अगर देखें तो हमें वो एक के ऊपर एक ही लाई करते दिखाई दे। समझो इस बात को, इस दूरी को इतना घटा दो, इतना घटा दो, इतना घटा दो कि वो दोनों आंखों से देखे तो लगे एक के ऊपर एक है, लेकिन असल में थोड़ी बारीक सी दूरी है उनके बीच में। अगर ऐसी स्थिति क्रिएट कर देते हो तो डेल्टा टी तुम्हारा dt बन जाता है और डेल्टा एक्स तुम्हारा dx बन जाता है। समझ रहे हो बात को, मतलब ये बोलने के तरीके हैं। जब ये दूरी बहुत छोटी हो जाएगी तो वो डेल्टा टी dt बन जाएगा और डेल्टा एक्स dx बन जाएगा। सिंपल सी चीज। अब मैथमेटिकली इस चीज को कैसे बताते हैं, लिमिट्स का कॉन्सेप्ट यूज करके। ये लिमिट्स बेसिकली वही बताती है, डेल्टा एक्स टू डेल्टा टी का रेशियो जब डेल्टा टी इज वेरी लेस देन 0 विल गिव यू द वैल्यू ऑफ dx बाय dt। ये यहां पे ग्राफ के अकॉर्डिंग x और t का बताया है। इसी को मैं अगर दूसरे एनालिसिस से बोलूं जनरलाइज्ड y और x में, तो स्लोप बेसिकली यही होगा मेरा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0 ऑफ डेल्टा वाई इज टू डेल्टा एक्स, जिसको मैं बोल दूंगा फाइनली dy बाय dx। मतलब स्लोप ऑफ अ कर्व किसी भी पॉइंट पे, स्लोप ऑफ अ कर्व किसी भी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट इज व्हाट, एट एनी पॉइंट इज dy बाय dx। अरे सर ये dy बाय dx का क्या मतलब, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x है। हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन तो हमने पढ़ा है, तो हम बड़ी आसानी से निकाल देंगे। बिल्कुल, अगर आपको y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है तो आप बिल्कुल इसको डिफरेंशिएट करके बता सकते हो स्लोप क्या होगा। लेकिन कई बार, और क्योंकि इस चैप्टर का नाम भी ग्राफ है, तो जरूरी नहीं है आपको फंक्शन दिया हो, जरूरी नहीं आपको y का फंक्शन दिया हो कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 या y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो अगर फंक्शन नहीं दिया है y का, अगर y का फंक्शन नहीं है, ग्राफ दिया हुआ है मात्र, भैया ग्राफ दे दिया मात्र y एज अ फंक्शन ऑफ x का, तो किसी पॉइंट पे अगर मुझे स्लोप पता करना है, जैसे मान लेते हैं इस पॉइंट पे मुझे स्लोप पता करना है, किस पॉइंट पे, ये जो लाइन दिखा रहा हूं, तो सिंपल सा तरीका ये होता है कि उस पॉइंट पे एक टेंजेंट बनाओ। क्या बनाओ भाई, टेंजेंट बनाओ। टेंजेंट क्या होती है, जो इस कर्व को एक पॉइंट पे बस टच करके निकलती है। इस ग्राफ को इस एक सिंगल पॉइंट पे बस ऐसे टच करके निकल रही है, और टच करके निकली तो ये जो टेंजेंट बनी, ये जितना भी एंगल बनाएगी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, उसका tan थीटा ले लेना, तुम्हें स्लोप पता चल जाएगा। तो किसी भी पॉइंट पे dy बाय dx हो जाएगा कितना, tan ऑफ थीटा के बराबर। और tan थीटा कैसे निकालेंगे, जिस पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे निकालना है, वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और देखूंगा कितना एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, उसका tan ले लूंगा, आ जाएगा आंसर। समझ रहे हो बात को, ये तरीका होता है आपका स्लोप निकालने का। किसमें, ग्राफ में। ये ग्राफिकल मेथड है, ग्राफ्स में ऐसे निकालते हैं, और इक्वेशन दी हो तो ऐसे निकालते हैं। अगर इक्वेशन दी है तो फिर डिफरेंशिएट करके निकालते, ग्राफ दिया है तो बस
tan थीटा करके निकालते। सिंपल यही तरीका होता है आपका स्लोप ऑफ अ कर्व निकालने का। किसी भी पॉइंट पे स्लोप ऑफ अ कर्व इसी तरीके से निकालते हैं। समझ गए? अब ये स्लोप काफी सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देता है हम लोगों को, जैसे पोजीशन टाइम में वेलोसिटी देता है, वेलोसिटी टाइम में एक्सेलरेशन देता है, फिर उसके बाद वेलोसिटी और पोजीशन में भी एक्सेलरेशन एक तरीके से दे सकता है, चार्ज और टाइम में करंट दे देता है। ऐसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज देता है, जो कि थ्रू आउट हम समझते रहेंगे। आज का हमारा कर्तव्य है मेन इसको समझना और इसका एप्लीकेशन समझना मोशन में। तो हम बातें करेंगे कि स्लोप हम लोगों को मोशन में किन किन टर्म्स से हम वाकिफ हैं भाई। हम पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनसे वाकिफ हैं। तो इसमें जानेंगे हम क्या क्या निकाल सकते हैं स्लोप की मदद से, जबकि क्या सिचुएशन गिवन है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी समझ में आएगा। अभी हाल फिलहाल में आप बस स्लोप समझो कि स्लोप बेसिकली कैसे निकालते। इक्वेशन दी तो dy बाई dx, ग्राफ दिया है तो टेंजेंट बनाएंगे, एंगल पता करेंगे किसके साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ, उसका tan ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, ओके। स्लोप नामक चीज तो समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की जो कि ग्राफ से रिलेटेड है, वो है एरिया अंडर द कर्व। पहली चीज क्या थी? स्लोप निकालना। दूसरी चीज क्या है? एरिया अंडर द कर्व निकालना। अब एरिया अंडर द कर्व का अर्थ यह होता है कि भाई वापस से कोई ग्राफ बन रहा है y एज अ फंक्शन ऑफ x का, ग्राफ बन रहा है y एज अ फंक्शन ऑफ x का। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व क्या कहलाएगा? एरिया अंडर द कर्व कहलाएगा कि सपोज करते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मैं जा रहा हूं। सपोज करते हैं कि मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा हूं, मूव कर रहा हूं। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कर रहा हूं। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करने में जितना भी ये ग्राफ एरिया बनाएगा, किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ, इसके साथ। तो ये जो एरिया है ये एक बहुत ही बेहतरीन सी क्वांटिटी देता है, जिसे मैं बोलता हूं इंटीग्रेशन y dx। समझ रहे हो? एक्स एक्सिस के साथ एरिया लिया तो इंटीग्रेशन y dx, y एक्सिस के साथ एरिया लिया तो इंटीग्रेशन x dy। समझ रहे हो? बड़ी इंपॉर्टेंट बात, छोड़ देते हैं लोग, समझते ही नहीं इस चीज को, बस इतना समझ जाते हैं। ये जो तुम एरिया निकालोगे यहां पे क्या दिखाएगा? इंटीग्रेशन y dx। ऐसे ये केस 2 दूसरा ले लेता हूं, केस 2 में ये ले लेता हूं कि भाई ये है केस, ये है केस। ठीक है, ये रहा ग्राफ। अब यहां पे मान लो ये एरिया है, ये एरिया निकाल दिया मैंने, ये शेडेड एरिया निकाल दिया। तो ये शेडेड एरिया तुम देख सकते हो, ये y एज अ फंक्शन ऑफ x है, या फिर इसको x एज अ फंक्शन ऑफ y ले लो, x एज अ फंक्शन ऑफ y ले लो, कुछ भी ले लो, y एज अ फंक्शन ऑफ x ले लो या फिर x एज अ फंक्शन ऑफ y ले लो, जो लेना ले लो। ये जो एरिया रहेगा, ये जो एरिया रहेगा, ये बेसिकली क्या दिखाएगा? ये दिखाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ x dy। एक्स डी वाई इसकी वैल्यू दिखाएगा, ये समझना बहुत जरूरी है। तो क्या सर इसको एरिया अंडर द कर्व बोलेंगे या फिर इसको एरिया अंडर द कर्व बोलेंगे? देखो जनरलाइज स्ट्रक्चर तो ये होता है कि ये कहलाता है एरिया अंडर द कर्व क्योंकि नीचे होता है, बट ये भी एरिया ऑफ द कर्व होता है और इसका रिप्रेजेंटेशन भी समझ में आना चाहिए। तो दोनों ही एनालिसिस हमको क्लियर होने चाहिए। अगर हम मात्र इस पे डिपेंड करेंगे तो कभी क्वेश्चन बना के इससे हमें कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि अगर यहां पे मैंने इंटीग्रेशन y dx ले लिया तो मैं बिगड़ जाऊंगा, तो मेरा आंसर बिगड़ जाएगा। हालांकि ये बहुत रेयरिटी में तुमसे ऐसे घुमाएगा। मेनली मुद्दे की बात यहां पे रहेगी कि यहां पे एरिया अंडर द कर्व यानी ग्राफ कितना एरिया बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, उसके बारे में डिस्कशन होगा। तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन y dx के बराबर, यानी इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, ए से लेके बी तक। ए क्या? यहां से लेके बी की वैल्यू यहां तक। ठीक है, अब ये क्या वैल्यू देता है? तो ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग बहुत अच्छी अच्छी वैल्यूज देता है। जैसे कि अगर मैं y के अलोंग वेलोसिटी प्लॉट करूं, x के अलोंग t प्लॉट करूं, तो इंटीग्रेशन v dt तुम्हें दे देता है चेंज इन पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट। अगर y के अलोंग मैं एक्सेलरेशन प्लॉट करूं और t के अलोंग मैं टाइम प्लॉट करूं, तो इंटीग्रेशन a dt तुम्हें दे देगा बहुत अच्छी क्वांटिटी जिसे बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी। सो अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग क्वांटिटीज हमें देखने मिलती हैं, अलग अलग क्वांटिटीज हमें देखने मिलती हैं और इस तरीके से मदद कर सकता है। तो ठीक है, नंबर 1 मुझे स्लोप समझ में आया क्या? हाँ। क्या मुझे एरिया अंडर द कर्व समझ में आया क्या? हाँ। मुझे स्लोप समझ में आ गया, मुझे एरिया अंडर द कर्व समझ में आ गया। अब मुझे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अगर ये दो चीजें समझ में आ गई तो अब मुझे मात्र सीखना है इनका एप्लीकेशन। इन दोनों ही क्वांटिटीज को ऐसे यूज करना है कि मेरे काम लायक चीजें निकल पाए। मेरे काम लायक चीजें निकल पाए मतलब कि मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, जो निकालना है भाई,
सब बताएंगे, सब समझेंगे, लेकिन ये एरिया अंडर द कर्व और स्लोप हमको सटीक तरीके से समझ में आना चाहिए। बिल्कुल सही बोला, ठीक है अंजलि, समझ आ गया। तो चलो आओ बात करते हैं सबसे पहले ग्राफ के बारे में, जो है पोजीशन टाइम ग्राफ। जो है पोजीशन टाइम ग्राफ, पूरा होलिस्टिक सेशन है यार, पूरा होलिस्टिक सेशन है। मैं बोल रहा हूं इस सेशन के बाद आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी यार, मतलब आप ये तो समझ जाओगे कि इस ग्राफ से मैं निकाल क्या सकता हूं और कैसे निकालूंगा। तो समझो इस चीज को, पोजीशन टाइम ग्राफ सबसे पहले नंबर का है, और इससे मैं क्या चीजें निकाल सकता हूं वो तीनों चीजें लिख दी, इसके अलावा और कुछ नहीं निकाल पाओगे। हाँ, एक चीज और इसके अलावा निकाल पाओगे, बताता हूं, लेकिन यही मेन 3 क्वांटिटेटिव चीजें जिनकी वैल्यूज आएंगी वो निकाल सकते हो। चलो देखो, सबसे पहली नंबर की चीज जो है वो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। हाँ बिल्कुल। तो सपोज करते मैं यहां पे था, यहां से मैं इधर चला गया, ठीक है, ये थी पॉइंट, ये था पॉइंट मेरा T1, ये था पॉइंट मेरा कौन सा? T2। तो मैं T1 से T2 तक गया। अब T1 से T2 तक गया तो मेरे से पूछता है भाई कि तुम बताओ तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना है। T1 से T2 तक गए हो और पूछ रहा है तुमसे कि बताओ तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना है। चलो देखते हैं, एक मिनट। सो T1 से T2 तक गए और तुमसे पूछ रहा है कि भाई तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना है। कोई दिक्कत नहीं। अब T1 पे मेरी पोजीशन क्या थी सर? T1 पे मेरी पोजीशन थी सर x1, और T2 पे मेरी पोजीशन क्या थी? T2 पे मेरी पोजीशन थी x2, ठीक है। T1 पे मेरी पोजीशन x1, T2 पे मेरी पोजीशन x2। तो ये x2 माइनस x1 ही तो है जो डिस्प्लेसमेंट है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब ये जो दूरी है ये मेरी डिस्प्लेसमेंट है क्या? ऑब्वियसली यार, ये डिस्टेंस जो तुम देख रहे हो, दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट इज, दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट इज। तो यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा तुम्हारा डेल्टा एक्स। क्लियर? तो डेल्टा एक्स मेरा कितना हो गया? चेंज इन पोजीशन, दैट इज x2 माइनस x1। क्या बात है, बहुत सही। नेक्स्ट जो चीज निकाल सकता हूं इससे मैं, वो है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। स्पीड तब बोल सकते हो जब स्ट्रेट लाइन मोशन है, अगर पलट के गोल घूम गया या दूसरे डायरेक्शन में जाने लगा तो स्पीड नहीं, तब वेलोसिटी बोलेंगे। सर अभी स्टार्ट हुई या फिर मैं लेट हो गया? नहीं भाई, अभी जस्ट स्टार्ट हुई है यार अपूर्व, अभी स्टार्ट हुई है। स्लोप और एरिया अंडर द कर्व के बारे में डिस्कशन किया है, और अब हम पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ तीनों को समझेंगे फटाफट, क्या क्या निकाल सकते हैं। और नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आज के सेशन में, तो मजा आ जाएगा, एक अच्छा एनालिसिस मिलेगा कि कैसे हम स्लोप, एरिया अंडर द कर्व और बाकी सबकी एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। तो देखो, नेक्स्ट जो क्वांटिटी है वो है एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड है मेरा चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। मैं चेंज इन पोजीशन मतलब कि डिस्प्लेसमेंट तो मैं निकाल सकता हूं, ठीक है, बिल्कुल सही। चेंज इन टाइम भी बता सकता हूं यार, बिल्कुल। चेंज इन टाइम तो ये दूरी है। अच्छा, अब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, चेंज इन टाइम पता चल गया, तो x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1 मेरा क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड। ये हो जाएगा मेरा क्या? एवरेज स्पीड। ओके, बढ़िया। अब ये तो मैथमेटिकली आपने बता दिया, x2 माइनस x1 दिया है, T2 माइनस T1 दिया है, तो एवरेज स्पीड बता दिया। इसको ग्राफिकली कैसे समझोगे? तो ग्राफिकली इस तरीके से समझा जा सकता है इसको कि यहां देखो, यहां पर आपने दो पोजीशंस बिल्कुल बना दी हैं, आपने दो पोजीशंस बना दी। एक तो ये ले लिया T1, दूसरा पॉइंट ये ले लिया T2, ठीक है। तो T2 माइनस T1 हो जाएगा ये दूरी, T2 माइनस T1 हो गई ये दूरी, ठीक है, ये डेल्टा T हो गया। और इस T1 पे मेरी पोजीशन थी ये x1, और इस पे मेरी जो पोजीशन थी वो थी ये x2। तो ये जो दूरी आप देख रहे हो यहां से यहां तक, वो बेसिकली ये वाली दूरी है, ये दूरी है। थोड़ा ग्राफ टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा ग्राफ टेढ़ा हो गया। ठीक, ये x2 आ गया। तो ये जो दूरी है वो हो गई मेरी डेल्टा x, ठीक है, x2 माइनस x1। ये हो गई मेरी डेल्टा x, ये हो गई मेरी डेल्टा t। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो यार, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करो, इसको इससे ज्वाइन करो, इसको इससे मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, इसको इससे मैंने ज्वाइन कर दिया। अब इनको ऐसे कनेक्ट करूंगा तो देखो, ये जो लाइन है ना, ये जितना एंगल बना रही है थीटा, वही थीटा इस ट्रायंगल में भी होगा। मतलब इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करता हूं, सिंपल सी चीज, इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूंगा
तो इस ट्रायंगल में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो tan थीटा बेसिकली डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी हो जाएगा। ओके, सो tan थीटा यहां पे मेरा डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी दिखा रहा है, जो कि असल में x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 है ना। मतलब कि tan थीटा मेरा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा, जो कि मेरा एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी दिखा रहा है। सिंपल सी चीज। तो अल्टीमेटली बताना ये चाह रहा हूं कि कभी भी तुम्हें ग्राफ दिया रहे, कभी भी तुम्हें ग्राफ दिया रहे और कुछ भी आड़ा टेढ़ा से ऐसा ग्राफ दे दिया, ठीक है, अब तुमसे पूछ रहा है एवरेज स्पीड बताओ ग्राफिकली, कोई वैल्यू नहीं बताया, डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की, चेंज इन पोजीशन कुछ नहीं बोला, यहां से यहां तक का चेंज इन पोजीशन पता करना है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें उन दोनों पॉइंटर्स को ज्वाइन कर देना है, तुम्हें इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर देना है, और वो दोनों लाइन को ज्वाइन करने के बाद ये एंगल पता कर लेना जितना वो बनाएगा किसके साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, यानी थीटा। और जो भी थीटा आ जाएगा, tan थीटा बेसिकली तुम्हें क्या बता देगा, tan थीटा तुम्हें बता देगा एवरेज स्पीड बिटवीन ए एंड बी। और ए एंड बी पॉइंट कौन सा है, ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये तरीका होता है एवरेज स्पीड का ग्राफिकली निकालने का। मतलब दोनों को सर डेल्टा एक्स एंड डेल्टा टी मींस, डेल्टा एक्स देखो यार ये रिप्रेजेंटेशन होता है, डेल्टा ये ट्रायंगल मतलब चेंज, इस डेल्टा एक्स को क्या बोलता हूं मैं, चेंज, चेंज इन एक्स। चेंज इन एक्स मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। और ये क्या होता है, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। और चेंज इन टाइम का मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो डेल्टा एक्स बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन है चेंज इन पोजीशन दिखाने का, डेल्टा टी रिप्रेजेंटेशन है चेंज इन टाइम दिखाने का। सो एवरेज स्पीड कैसे पता कर सकते हो, एवरेज स्पीड बेसिकली उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लो, एंगल पता कर लो। ये तो पहली चीज क्या पता चली, हम डिस्प्लेसमेंट पता कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या पता चली, हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पता कर सकते हैं। दोनों पॉइंट्स को उन ग्राफ पे ज्वाइन कर देना है और देख लेना कितना एंगल बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। ये दो चीज पता कर ली। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पता कर सकते हैं, वो है मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड, वो है मेरी इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे पता कर सकता हूं, इंस्टेंटेनियस स्पीड इस तरीके से पता कर सकता हूं। मान लो इस पॉइंट पे पता करना है या इस पॉइंट पे पता करना है, तो इस पॉइंट पे पता करना है तो यहां पे टेंजेंट बना दो, यहां पे पता करना है यहां पे टेंजेंट बना दो, इधर पता करना था यहां टेंजेंट बना दिया, उधर पता करना था वहां टेंजेंट बना दिया। क्लियर है, जिस पॉइंट पे तुम्हें पता करना उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, और टेंजेंट जितना भी एंगल बनाएगा थीटा, टेंजेंट जितना भी एंगल बनाएगा थीटा, यहां थीटा 1 मान लो, यहां थीटा 2 मान लो, वो उस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी। मतलब ये इस पॉइंट पे जो इंस्टेंटेनियस स्पीड v1 आएगा दैट इज गोइंग टू बी tan ऑफ थीटा 2, ये थीटा 2, और यहां पे जो स्पीड इंस्टेंटेनियस v1 आएगी दैट इज गोइंग टू बी tan ऑफ थीटा 1, ठीक है। मतलब जो भी इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो कैसे पता करेगी, tan थीटा 1 और यहां पे tan थीटा 2। कैसे, स्लोप बनाना है, एंगल पता करना है, जितना बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ उसका tan ले लूंगा, उस पॉइंट पे पता चल जाएगा। अरे यार ये तो जस्ट अभी थोड़ा पढ़ाई था मैंने, ये तो पढ़ाई था मैंने, ये तो शायद स्लोप है ना, ये तो शायद स्लोप है, ये तो स्लोप है ना एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, और ये भी तो सर स्लोप है ना एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। बिल्कुल बिल्कुल यस। तो किसी भी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे पता करते, पोजीशन टाइम ग्राफ में, उस पॉइंट पे उस ग्राफ का स्लोप निकाल के, उस पॉइंट पे उस ग्राफ का स्लोप निकाल के। और स्लोप अगर इक्वेशन दिए तो कैसे निकालते, dy by dx से। ग्राफ दिया तो कैसे निकालते, टेंजेंट बना के tan थीटा पता करके। समझ रहे हो, रिलेट करो, रिलेट करो। स्लोप अभी पढ़ा, देखो स्लोप का एप्लीकेशन आगे, कि किसी भी पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड पता करनी है, मेरे पास दो ही तरीके पता करने के। या तो तुम मेरे को वेरिएशन दे दो y का fx के साथ, मतलब कि ये बता दो भाई कि पोजीशन टाइम के साथ कैसे चल रही है, पोजीशन इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस t, जो कि हमने पिछले सेशन में देखा था जब हमने ये समझा था कि कैलकुलस कैसे लगती है मोशन में, याद करो। तो वहां पे डिफरेंशिएट करके आंसर निकाल सकते थे, एक तो तरीका वो था। और दूसरा तरीका यह है कि हमें ग्राफ दे दिया जाए, हमें क्या दे दिया जाए, हमें ग्राफ दे दिया जाए। और अगर हमें ग्राफ दे देंगे तो हम क्या करेंगे सर, हम टेंजेंट बनाएंगे, एंगल पता करेंगे, पॉजिटिव एक्स के साथ कितना बना रहा है उसका tan ले लेंगे, उस पॉइंट पे वही आंसर आएगा। तो कैलकुलस के थ्रू तब यूज करेंगे, dy by dx तब यूज करेंगे जब इक्वेशन दी है, और tan थीटा कब करेंगे, जब ग्राफ दिया हुआ है। सिंपल सी चीज, क्लियर है सर। पोजीशन टाइम ग्राफ में एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड सेम हो गई तभी ना बस एक क्वाड्रेंट में हो। देखो पोजीशन टाइम ग्राफ में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम तभी होगी मेरे भाई जब कि ग्राफ अपनी पोजीशन पलटा के वापस नहीं ला रहा। समझ रहे हो, मतलब पोजीशन यहां पे बढ़ती चली जा रही है, पोजीशन यहां पे क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है, सेम जा रही है। मतलब एक ही पोजीशन दो टाइम इंस्टेंट पे नहीं आ रही, एक ही पोजीशन दो टाइम इंस्टेंट पे नहीं आ रही।
समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? एक ही पोजीशन जो है वो दो टाइम इंस्टेंट पे नहीं आ रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको ऐसे बता सकता हूं मैं कि जैसे मान लो ये पोजीशन है, ये टाइम है। अब ग्राफ अगर इस तरीके का होता है, ग्राफ अगर इस तरीके का होता है तो इसमें क्या हो जाएगा कि तुम देख सकते हो ये पोजीशन इधर है, ये पोजीशन इधर है। एक पोजीशन दो टाइम पे कब आ सकती है? जब सामने वाला चलते चलते फिर वापस पलट के उधर आए, ठीक है? तब एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम नहीं होगी। एक पोजीशन दो टाइम इंस्टेंट पे आ जाएगी तब ये एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी। लेकिन यहां पे तुम देख सकते हो कि पोजीशन हर पॉइंट पे अलग अलग है, हर पॉइंट पे पोजीशन अलग अलग है और वो वेरी करती जा रही है, ठीक है? तो वो कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आ रही है कि एक ही पोजीशन दो टाइम पे आ रही है। एक पोजीशन दो टाइम पे आने का अर्थ यही है कि ग्राफ जो बंदा था वो सीधे ना चल के आगे से पलट के वापस आ गया। तो उस सिनेरियो में डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस अलग अलग होंगे, लेकिन यहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सब सेम होंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ है, विदाउट टर्निंग पाथ है। कायदे में वैसे स्पीड ना होके वेलोसिटी होना चाहिए, लेकिन तुम मान सकते हो अभी एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी सब सेम ही है, क्योंकि यहां पे पोजीशन जो है वो वेरी कर रहा है, हर पॉइंट पे सेम नहीं हो रहा, मतलब बंदा पलट के वापस उस पॉइंट पे नहीं आ रहा, ठीक है? समझ गए भाई? समझ गया? वेरी गुड। चल, पाथ रिट्रेस नहीं हो रहा, एकदम सही बोला। अब क्या बोल रहा हूं मैं कि यार इंस्टेंटेनियस स्पीड तो मैंने समझ ली, ठीक है, स्लोप ऑफ द कर्व से। अब यहां पे एक चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, जो कि बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है और काफी हेल्प भी करती है आप लोगों को। यहां पे एक चौथी बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज जो है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज जो हम पता कर सकते हैं वो है नेचर ऑफ एक्सेलरेशन। नेचर ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है? नेचर ऑफ एक्सेलरेशन मतलब कि ये एक्सेलरेशन है कि ये डी एक्सेलरेशन है, ये रिटार्डेशन है कि एक्सेलरेशन है, ये रिटार्डेशन है कि एक्सेलरेशन है, ये गति बढ़ाएगी कि गति घटाएगी, ये तक पता कर सकते हो ग्राफ से। कैसे? आओ बनाता हूं चार ग्राफ बनाऊंगा जिसमें पूरा का पूरा रास छिपा हुआ है। देखो, पहला ग्राफ ये, दूसरा ग्राफ ये, ठीक है, तीसरा ग्राफ ये और चौथा ग्राफ ये। क्लियर? ये बेसिकली तुम्हें क्या बताएगा? नेचर ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में। अब देखो, यहां पे तुम्हारा जो एनालिसिस है वो ऐसा गया और यहां पे ऐसा गया, यहां पे ऐसा गया और यहां पे ऐसा गया, ठीक? देखना यार, ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार सा केस है, बहुत ही ज्यादा मजेदार केस है। देखो, पहले सिनेरियो में क्या होता है, पहले सिनेरियो में क्या होता है कि तुम देखोगे कटोरी ऊपर की तरफ ओपन है। कटोरी क्या है? ऊपर की तरफ ओपन है, मतलब इसमें थोड़ा पानी डालोगे तो थोड़ी चांसेस है कि यहां पे पानी टिक जाएगा, है ना? अंदर वाले सरफेस, मतलब ये बेसिकली कॉनकेव अप वाले केसेस होते हैं। और ये कौन सा है? कॉनकेव डाउन वाले, मतलब यहाँ पे जो अंदर का साइड है वो छुपा हुआ है। यहाँ पे अंदर के साइड में पानी गिरेगा, मतलब जैसे मैं पानी डाल रहा हूं, इस केस को याद समझने का तरीका यही है कि मैं ऊपर से मान लो पानी डाल रहा हूं, तो क्या अंदर वाला सरफेस गीला हो पाएगा? अंदर वाले सरफेस पे पानी आएगा। तो इस सिनेरियो में अंदर वाले सरफेस पे पानी आएगा, इसमें भी अंदर वाले सरफेस पे पानी आएगा, लेकिन इन दोनों में पानी नहीं आएगा। तो तुम याद करने के लिए इस तरीके से समझ सकते हो। हालांकि ये करेक्ट मेथड तो ये कॉनकेव अप सर्फेसेस है, कॉनकेव डाउन सर्फेसेस है। कॉनकेव मतलब अंदर वाला रीजन। अब जहां जहां आपको कॉनकेव अप सर्फेसेस मिलेंगे, जहां जहां आपको कॉनकेव अप सर्फेसेस मिलेंगे, वहां पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगी मेरे दोस्तों, यहां पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगी। क्लियर है? और जहां जहां कॉनकेव डाउन वाले सर्फेसेस मिलेंगे, वहां पे एक्सेलरेशन नेगेटिव रहेगी। क्या रहेगी? एक्सेलरेशन नेगेटिव रहेगी। ठीक है? क्या नेचर पता कर लिया हमने? नहीं, अभी नहीं, आधा अधूरा नेचर है, पूरा नेचर पता करते हैं। अब देखो, मान लो कर्व कुछ इस तरीके का जा रहा है, मान लो कर्व कुछ इस तरीके का जा रहा है, तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या तुम मुझे स्लोप की वैल्यू बता सकते हो? किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या तुम मुझे स्लोप की वैल्यू बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। इस पॉइंट पे मान लो स्लोप पता करना है, ये टेंजेंट बनाया, इस पॉइंट पे स्लोप पता करना है, ये टेंजेंट बनाया, इस पॉइंट पे पता करना है, ये टेंजेंट बनाया। तुम हर पॉइंट पे देखोगे टेंजेंट बना के और एंगल मेजर करोगे, तो जितने भी एंगल है, θ1 हो गया, θ2 हो गया, θ3 हो गया, ये जितने भी एंगल है, थीटा जो ओवरऑल है वो क्या है? लेसर देन 90 डिग्री है। ठीक है? थीटा यहाँ पे लेसर देन 90 डिग्री है। यहां पे स्लोप बनाओगे किसी पॉइंट पे, इस पे, इस पे, इस पे, तुम देखोगे जो भी टेंजेंट बन रहा है वो इस तरीके का बन रहा है, और एंगल जो बन रहा है वो थीटा ऐसा बन रहा है। यहां पे भी तीनों पॉइंट बनाओगे तो यहां पे देखने की बात यह कि थीटा यहां पे 90 से बड़ा है। ठीक है? इस केस में थीटा 90 से बड़ा है। सेम चीज यहां पे करते हैं, यहां पे भी स्लोप इधर बनाए, इधर बनाए, इधर बनाए, स्लोप बनाएंगे तो देखा एंगल, और एंगल हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से देखते हैं।
यहां पे थीटा देखा एंगल तो थीटा पता चल रहा है सर, यहां पे तो थीटा लेसर देन 90 है। और यहां पे जब वही चीज की इधर बनाया इधर बनाया इधर बनाया तो यहां पे स्लोप बना के देखा मैंने, तो यहां पे एंगल थीटा जो देख रहा हूं मैं, थीटा यहां पे किसी भी सिनेरियो में ग्रेटर देन 90 है। ठीक है, 4 केस है तुम्हारे। इधर स्लोप किसी भी पॉइंट पे बनाया मैंने, किसी भी पॉइंट पे मैंने स्लोप बनाया, तो मैंने ये चीज नोटिस की है कि यहां पे थीटा जो आ रहा है, थीटा जो आ रहा है दैट इज एक्चुअली लाइंग लेसर देन 90 डिग्री। सिंपल सा चीज, बहुत मजेदार चीज है यार, मजा आ जाएगा अभी देख के सुन के। सो यहां पे थीटा लेस देन 90, यहां पे थीटा ग्रेटर देन 90, यहां पे थीटा लेस देन 90, यहां पे थीटा ग्रेटर देन 90। ठीक है, अब अगर थीटा लेस देन 90 होता है तो tan थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 1, जहां पे मैंने क्लियरली तुम लोगों को एएसटीसी रूल बताया था कि यार फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके ऑल साइन कॉस सब पॉजिटिव होते हैं, यहां पे साइन और कोसेक होता है। साइन और कोसेक होता है मतलब इस एंगल में tan तो नेगेटिव हो गया। ठीक है सर, टेंजेंट कैसे बनाना है हर केस में वो समझा, कैसे आएगा यार बेटा? देख, टेंजेंट बनाना तो बड़ा सिंपल सा टास्क होता है यार। टेंजेंट एक वो लाइन होती है जो किसी भी कर्व पे एक ही पॉइंट पे टच कर रही है। मतलब कि जैसे मान लो इस पॉइंट पे बताना है, तो इस पॉइंट पे ये हो गया टेंजेंट, एक पॉइंट पे टच की। देखो मुझे यहां बनाना है इस पॉइंट पे, तो यहां पे एक ऐसा टेंजेंट, एक ऐसी लाइन बनाओ जो कि उस ग्राफ को उसी पॉइंट पे टच करे, ये हो गई। जैसे मुझे यहां बनाना है तो यहां पे ऐसी हो गई, ये बनाना है ऐसी होगी। मतलब टेंजेंट ऐसी होनी चाहिए जो ग्राफ उस समय ऐसा पलट रहा है ना, वो उसी डायरेक्शन में जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक और चीज बताता हूं, इसको इधर देखो। जैसे कि मान लो मैं ऐसे जा रहा था, ऐसे ऐसे जा रहा था, क्लियर है? अब इस पॉइंट पे ऐसे पूरा गोल घूम रहा हूं मैं, ऐसे चक्कर मार रहा हूं। ठीक है, ऐसे पूरा चक्कर मार रहा हूं। तो अब इस पॉइंट पे मेरा जो टेंजेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट होगा इस डायरेक्शन में होगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट होगा इस डायरेक्शन में होगा। मतलब जो उस समय का इंस्टेंटली डायरेक्शन है वो वहां पे टेंजेंट कहलाता है। ये तरीका होता है टेंजेंट बनाने का। समझ में अंजलि? ग्राफ को उस एकमात्र पॉइंट पे टच करती वो टेंजेंट कहलाता है। अब देखो, आता हूं वापस इस पे और बताते हैं हम बहुत ही मजेदार बातें। तो मजेदार बातें ये है यार यहाँ पे कि क्योंकि यहां पे tan थीटा हर बार 90 से कम है, और tan थीटा क्या दिखाता है? tan थीटा दिखाता है यार सर मेरा तो स्लोप। tan थीटा मेरा क्या दिखाता है? tan थीटा मेरा स्लोप दिखाता है कि नहीं? स्लोप ऑफ द कर्व दिखाता है ना tan थीटा। और यहां पे एक्सटी कर्व में तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दिखाता है। मतलब यहां पे इस पॉइंट की बात करूं या इस पॉइंट की बात करूं या इस पॉइंट की बात करूं, हर पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी तो पॉजिटिव रहेगी ना। हां बिल्कुल, इसमें हर पॉइंट पे वेलोसिटी मेरी पॉजिटिव रहेगी। इसकी बात करूं, यहां की बात करूं, यहां की बात करूं, यहां की बात करूं, तो क्योंकि थीटा ग्रेटर देन 90 हो गया तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी मेरी नेगेटिव रहेगी ना। यस, क्योंकि थीटा इज ग्रेटर देन 90 और 90 से दूसरे एंगल में, मतलब जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में जाता हूं यहां पे tan नेगेटिव हो जाता है, यहां tan नेगेटिव होता है और बस साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, और यहां पे सारे साइन tan कॉस सब पॉजिटिव रहते हैं। मतलब यहां पे tan थीटा नेगेटिव तो वेलोसिटी नेगेटिव, यहां पे वेलोसिटी नेगेटिव। इसकी भी बात कर लेते हैं। यहां पे सर tan थीटा 90 से कम है, 90 से कम में tan थीटा तो पॉजिटिव रहता है ना, यानी वेलोसिटी मेरी पॉजिटिव आ गई। और यहां की बात कर लेते हैं, यहां पे सर थीटा हर जगह पे ग्रेटर देन 90, मतलब tan थीटा नेगेटिव, यानी वेलोसिटी मेरी हर जगह नेगेटिव। ओह, अब देखो, अगर ये इस तरीके से समझ लिया तुमने कि ये भाई मेरा केस 1 है, दिस इज बेसिकली माय केस 1, जिसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है। दिस इज माय केस 2, जिसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है। दिस इज केस 3, जिसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है। और दिस इज केस 4, जिसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव है और वेलोसिटी नेगेटिव है। अगर ये चारों केस समझ लिए ना तुमने, तो तुम जीत गए भाई आधी लड़ाई तो। क्योंकि अब ध्यान दो, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो मतलब क्या है? पहला केस देखते हैं, वेलोसिटी पॉजिटिव, भाई मेरा ये वाला हाथ पॉजिटिव, ये वाला हाथ नेगेटिव, तो वेलोसिटी इधर जा रही है, एक्सेलरेशन भी इधर जा रहा है, तो समय के साथ वेलोसिटी बढ़ाएगा कि घटाएगा? अगर वेलोसिटी इधर जा रही है, एक्सेलरेशन इधर जा रहा है, तो समय के साथ वेलोसिटी घटाएगा या बढ़ाएगा? ऑब्वियसली बढ़ाएगा। तो ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है। ये कैसा मोशन है मेरा? ये एक एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। दिस इज बेसिकली एन एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर? चलो इसकी बात करते हैं। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव है। ठीक है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, देखो इधर
एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव इधर लग रही है, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव मतलब वेलोसिटी इधर लग रही है। मतलब मैं जा इधर रहा था लेकिन ये पीछे मेरे को धक्का मार रहा है, तो मेरी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी। और वेलोसिटी अगर धीरे धीरे कम होती जाएगी तो मेरे भाइयों ये रिटार्डेशन हो गया ना, ये रिटार्डेशन वाला केस हो गया ना। मतलब यहां पे गति समय के साथ घटती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। इधर बात करें एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव। मैं इधर जा रहा था लेकिन मेरे पे एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लगने लगी, मैं इधर जा रहा था एक्सेलरेशन पीछे की तरफ लगने लगी, तो धीरे धीरे मेरी वेलोसिटी को काटेगी, यानी वेलोसिटी कम होती जाएगी ना। और वेलोसिटी कम होती जाएगी तो ये भी तो रिटार्डेशन ही हो गया, बिल्कुल ये भी रिटार्डेशन ही हो गया, समझ रहे हो। और यहां पे दोनों नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी भी इधर जा रही है, एक्सेलरेशन भी इधर जा रही है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों इधर जा रही है, तो समय के साथ वो बढ़ती चली जाएगी। तो ये वाला केस एक्सेलरेशन का हो गया, समझ रहे हो, समझो इस बात को, समझने की कोशिश करो। ये एक्सेलरेशन हो गया, मतलब मात्र वेलोसिटी का पॉजिटिव होना और एक्सेलरेशन का पॉजिटिव होना रिटार्डेशन नहीं दिखाता, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है तब भी एक्सेलरेट कर गई, एक्सेलरेशन पॉजिटिव थी लेकिन रिटार्ड कर गई, समझ रहे हो। मतलब एक्सेलरेशन का बस पॉजिटिव और नेगेटिव होना यह नहीं दिखाता कि रिटार्डेशन होगा कि एक्सेलरेशन होगा, उसका वेलोसिटी के सेंस में क्या लगना है, वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है उसके ऑपोजिट लग रहा है तो रिटार्डेशन होगा, उसके साथ में लग रहा है तो एक्सेलरेशन होगा। और ये ग्राफ से मैंने समझ लिया, तो इससे काम की चीज क्या है, समझ रहे हो। दोबारा बताऊं क्या, बाउंसर चला गया कि समझ आ गया। ये वो है इंपॉर्टेंट 4 केस जिससे तुम एक्सेलरेशन का नेचर पता कर सकते हो, एक्सेलरेशन का नेचर पता कर सकते हो कि एक्सेलरेशन असल में लग कैसी रही है, वो रिटार्ड करेगी तुम्हारे मोशन को कि एक्सेलरेट करेगी तुम्हारे मोशन को। और देखो यार क्या है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ट्रेंड है, ग्राफ बना के तुमसे क्वेश्चन सब्जेक्टिव तौर पे पूछ सकते हैं कि भैया ये चीज बता दो मेरे को कि क्या होगा मोशन के साथ, मोशन आपकी वेलोसिटी बढ़ाएगा, वो रिटार्डेशन की तरह लगेगा कि एक्सेलरेशन की तरह लगेगा, जिस तरीके से भी लगेगा। शॉर्ट में रिपीट कर दीजिए प्लीज, बिल्कुल रिपीट करूंगा, टेंशन मतलब, मैं तो वैसे ही रिपीट करने वाला था। तो देखो वापस से आते हैं, पहला वाला जो ग्राफ आप देख रहे हो, पहला वाला जो आप ग्राफ देख रहे हो, ये वाला जो आप ग्राफ देख रहे हो, उसमें क्या केस है, उसमें जो आपका ग्राफ है वो बेसिकली ये है आपका ग्राफ, ठीक है, ये है आपका ग्राफ इस तरीके का। और दूसरा वाला केस है वो ये है, ये है। अब इन दोनों ग्राफ में मैंने क्या बोला तुम लोगों को, सबसे पहली चीज जो बताई कि जब कभी भी तुम्हें कटोरियां ऊपर की तरफ दिखे, कॉनकेव अप दिखे, कब दिखे, कॉनकेव अप। यहां पे इसको ऐसे नोट बना के भी लिख सकते हैं। नोट क्या बना लेंगे हम, नोट ये बनाएंगे कि कॉनकेव अप में एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। और कॉनकेव डाउन में या तो ये वाला या फिर ये वाला, दोनों ही सिनारियो, या तो ये वाला या फिर ये वाला, दोनों ही केसेस में कॉनकेव अप है, यहां पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव, और इन दोनों में एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव रहता है, ठीक है। ये एक नोट बना लेना है अपने को, पहली चीज तो मैंने ये बताई, ठीक है, ओके सर, बढ़िया। और ये कैसे बताइए सर, लड्डू हवाबाजी नहीं है, हवाबाजी बिल्कुल नहीं है, मेन मुद्दे की बात है, मैंने वेरिएशन इन स्लोप के थ्रू ही बताया, अभी प्रूफ भी करा दूंगा कैसे बोल रहा हूं, लेकिन तुम लोग इस चीज को मेमोराइज करके रखो क्योंकि काफी हैंडी रहनी चाहिए। अब देखो पहले सिनेरियो और दूसरे सिनेरियो में एक्सेलरेशन तुम देखोगे पॉजिटिव आया, बिल्कुल जैसा आपने बताया था। उसके बाद मैंने यहां वेलोसिटी पता की, कैसे वेलोसिटी पता की भाई, अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे मैंने स्लोप बनाए, मैंने टेंजेंट बनाया, और देखा यार हर जगह टेंजेंट जो एंगल बना रहा था टाइम एक्सिस के साथ, वो तो लेसर देन 90 बना रहा था, और लेसर देन 90 एंगल बनाएगा तो यार tan थीटा तो पॉजिटिव ही होगा ना। और tan थीटा क्या दिखाता है, स्लोप दिखाता है, और स्लोप xt कर्व में क्या बताता है, वेलोसिटी या स्पीड बताता है, यानी इस पूरे कर्व में हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी। कैसे पता चल गया, स्लोप से। कौन सा कर्व है, xt, बहुत बढ़िया। मतलब इस सिनेरियो में वेलोसिटी मेरी हर पॉइंट पे पॉजिटिव रहेगी और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, तो भाई अगर ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहा हूं तो बंदा आगे बढ़ रहा था और एक्सेलरेशन भी आगे थी, तो समय के साथ गति बढ़ती चली जाएगी, समय के साथ गति बढ़ती चली जाएगी तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। ये पहला केस। दूसरा केस, एक्सेलरेशन यहां पे पॉजिटिव आया, बिल्कुल जैसा आपने बोला। अब वेलोसिटी मैंने पता की अलग अलग इंस्टेंट पे, वही टेंजेंट बना के, इधर पे टेंजेंट बनाया, इधर पे टेंजेंट बनाया, उधर टेंजेंट बनाया, हर जगह मैंने टेंजेंट बनाया, हर जगह मैंने क्या बनाया, टेंजेंट। अरे यार ये क्या हो गया,
दिस इज कॉल्ड द वर्स्ट लक, दिस इज कॉल्ड वेरी बैड लक। यार मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। कोई नहीं, मैं दोबारा बनाता हूँ, चलो मैं दोबारा बनाता हूँ चारों केसेस। वैसे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। क्या हो गया भाई? आ गया। ये हैंग कर रही है यार, ज्यादा लिख लिया था यार। मतलब ग्रेट मींस नेगेटिव नहीं, ग्रेट सर इसलिए वो वाला बोर्ड कहा था। 10q <90 मींस पॉजिटिव एंड, हाँ 10q <90 मतलब होता है बेटा पॉजिटिव, बिल्कुल सही बोला। भाई वो पेज तो निपट गया यार, ऐसा मुझे लग रहा है, फीलिंग आ रही है। ऐसा तो पहली बार हुआ यार, इतना सारा लिखने के बाद पेज हैंग कर गया। कोई नहीं, चलो लेट्स सी, वेट, एक काम करते हैं, वो पेज निपट रहा है ना, यहां बताता हूं। देखो अपूर्व, हो गई ना स्लाइड ऐड, है कि नहीं? बोर्ड ही थक गया यार, बहुत ज्यादा लिख लिया था। चल कोई नहीं, मैं बेसिकली ये बता रहा था तुम लोगों को। देखो मैं दोबारा बता देता हूँ फटाफट, बड़ी मजेदार चीज है। ये केस था, ये केस था, एक ये केस था, और एक ये केस था, ठीक है? इसमें ये पोजीशन टाइम था, ये ग्राफ था, ये पोजीशन टाइम था, ये ग्राफ था, ठीक है? ये पोजीशन टाइम था, ये ग्राफ था, ये पोजीशन टाइम था, और ये ग्राफ था, ठीक है? कई बार तुम्हें सिमिलर ग्राफ भी दे देते हैं। मतलब बेसिकली क्या दे देंगे कि एक ऐसा पार्ट दे देंगे, फिर एक ऐसा पार्ट दे देंगे, और फिर एक ऐसा पार्ट दे देंगे। 3 ग्राफ दे देंगे और यहाँ पॉइंटर्स बना देंगे। ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, पॉइंट डी है। ए से बी तक बताओ ग्राफ कैसा रहेगा, बी से सी तक बताओ ग्राफ कैसा रहेगा, सी से डी तक बताओ ग्राफ कैसा रहेगा। तो तुम, मैं उसी चीज के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए ये केस बता रहा हूं पूरा, कि पोजीशन टाइम ग्राफ से तुम नेचर कैसे समझ सकते हो। तो देखो, उल्टी कटोरी मतलब सिंपल सी चीज सर, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, बिल्कुल सही। यहां पे भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, बिल्कुल हमने ये समझ लिया। नीचे वाली कटोरी जहां पे अंदर वाला पर सरफेस कभी गीला नहीं हो सकता, वहां पे एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव रहेगा, बिल्कुल। यहां पे भी एक्सेलरेशन मेरा नेगेटिव रहेगा। ओके, दोनों सिनेरियो समझ गए, एक्सेलरेशन क्लियर हो गया। अब उसके बाद वेलोसिटी की बात करते हैं। तो देखो वेलोसिटी यहां पे ऐसे गए, तो यहां पे मैं स्लोप बनाऊंगा हर जगह। तो तुम देख सकते हो एंगल जो बन रहा है वो लेसर देन 90 है, और लेसर देन 90 यानी हर पॉइंट पे जो स्लोप होगा मेरा, जो स्लोप होगा वो मेरा, वो क्या हो जाएगा, tan थीटा, वो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा यानी एक चीज और यहां पे क्या बोल सकता हूं बॉस, कि मैं वेलोसिटी मेरी पॉजिटिव रहेगी, ठीक है? वेलोसिटी मेरी पॉजिटिव रहेगी। यही सेम अप्रोच यहां पे भी लगाऊंगा, इधर 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 हर जगह कहीं पे भी स्लोप बनाता हूं। देखो कहीं पे भी स्लोप बनाता हूं, एंगल जो आ रहा है तुम देखोगे ग्रेटर देन 90 है। ग्रेटर देन 90 यानी कि वापस स्लोप मेरा क्या हो जाएगा, स्लोप यहां पे जो tan थीटा है वो मेरा लेसर देन 0 हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेसर देन 0 मतलब जो वेलोसिटी है मेरी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब देखो इस केस में एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में है। मतलब जहां बंदा इधर रहा और पीछे से तुमने धक्का भी उधर मार दिया, भाई वो सीधे चल रहा था तुमने धक्का भी मार दिया, तो गति बढ़ेगी ना, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, मतलब मोशन एक्सेलरेट होगा। तो ये केस कहता है एक्सेलरेटेड मोशन का, ये सिनेरियो होता है एक्सेलरेटेड मोशन का। एक्सेलरेटेड मतलब वेलोसिटी का बढ़ना समय के साथ। यहां पे क्या हो गया, वेलोसिटी पीछे की तरफ थी, एक्सेलरेशन इधर था, ये वाला डायरेक्शन नेगेटिव माना है, ये पॉजिटिव माना है। तो एक्सेलरेशन इधर लग रहा था, तुम इधर, मतलब मैं ऐसे जा रहा हूं और कोई सामने से आके मुझे फिर धक्का दे दे, तो भाई मैं सीधे जा रहा था मुझे धक्का दे दे, तो मेरी वेलोसिटी कम हो जाएगी ना यार, मैं वेलोसिटी मेरी कम होगी, तो ये रिटार्डेशन होगा। दिस इज बेसिकली रिटार्डेशन, समझो। यहां पे वेलोसिटी समय के साथ कम होती जाएगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। देन उसके बाद यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हर पॉइंट पे मैं इसे स्लोप बनाऊंगा, यहां बनाया, यहां बनाया, यहां बनाया,
तो एंगल देख सकते हो आप क्या है, ग्रेटर देन 90 हो रहा है। यहां पे थीटा क्या हो रहा है, थीटा इज ग्रेटर देन 90। थीटा ग्रेटर देन 90 मतलब वापस से सीन क्या होगा कि वेलोसिटी यहां पे नेगेटिव हो जाएगी, वेलोसिटी यहां पे नेगेटिव हो जाएगी। अब जो लोग मात्र ये सोचते हैं कि एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का मतलब रिटार्डेशन है, तो वो लोग यहां गलत हो गए। कैसे गलत हो गए, क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन नेगेटिव इधर लग रही है और वेलोसिटी भी नेगेटिव इधर लग रही है, मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन है, तो भैया आगे की तरफ पुश लगेगा, आगे की तरफ पुश लगेगा, तो ये भी एक एक्सेलरेटेड मोशन है, ये भी एक एक्सेलरेटेड मोशन है। कोई तुमसे बोलेगा कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रही है कि नहीं, हाँ स्पीड बढ़ रही है, इसमें स्पीड इसमें बढ़ रही है, एक्सेलरेट हो रही है स्पीड। तो ये सिनेरियो है इसका कि दोनों एक ही डायरेक्शन में नेगेटिव लग रहे हैं। ओके, इधर की बात करूं, एक्सेलरेशन नेगेटिव है और यहां पे स्लोप बनाओ, जरा स्लोप बनाओ, किसी पॉइंट पे स्लोप बनाओ। सर स्लोप तो लेसर देन 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, देख लो तुम्हारे सामने अक्यूट है, तो tan थीटा स्लोप यहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। स्लोप पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब यहां वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाएगी। वेलोसिटी पॉजिटिव, तो यहां पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, ऑपोजिट है, वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन इधर, तो ये रिटार्डेशन होगा। ये क्या होगा, रिटार्डेशन होगा, सिंपल सी चीज, क्लियर है, ये रिटार्डेशन होगा। सर आई सॉल्व जेईई मेंस पेपर इन क्लास 9th ऑल बिकॉज ऑफ श्री चैतन्य। ग्रेट ग्रेट यार, ग्रेट बिरादर। सो बहुत सही चल रही फिर तुम्हारी प्रिपरेशन, तो जेईई मेन के पेपर तुमने 9th में सॉल्व कर लिए हैं। देन विच क्लास यू आर इन प्रेजेंटली बिरादर? तो यार ये देखो, ये 4 केसेस है, ये 4 केसेस है। अंजलि समझ आया, ग्रेट मीन्स नेगेटिव, बताओ ग्रेट मीन्स नेगेटिव, आई एम नॉट गेटिंग दैट। सर इसलिए बोला तो वाला बोर्ड खरीद, ठीक है सर चेंज करवा लो बोर्ड का फॉर्मेट। चल यार बिल्कुल भाई बिल्कुल, बोर्ड थक गया है। बताओ ये समझ आ गया? अपूर्व क्लियर है? अंजलि क्लियर है चीज पूरी एनालिसिस कि यार किस तरीके से हम देखो वापस आ गया, थक गया था वापस आ गया अब वापस आ गया। यही यहाँ पे समझाया है, यही चीज यहाँ पे मैंने समझाई है, ठीक है। जो 4 आप देख रहे हो ये वही केसेस हैं, और इस तरीके से हम नेचर ऑफ एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं। किससे? अपन एक्सेलरेशन का नेचर पता कर सकते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ से। पूरा निकाल लिया भाई, पोजीशन टाइम ग्राफ से इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, ना तुम्हें बताएगा कभी। समझो इस चीज को, तुम पोजीशन टाइम ग्राफ से यही 4 चीजें ही पता कर सकते हो, और यही 4 भी आने वाली हैं। चलो अगले पे चलते हैं। अगला है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो कि इंस्टेंट बहुत अच्छा है। 9th पास्ड आउट, यू आर 9th पास आउट। ओके ग्रेट यार बिरादर, तो फिर तो दैट्स ग्रेट, योर प्रिपरेशन इज गोइंग वेरी नाइस। चलो आओ, join the session, we have superb questions coming on the way for you। देखो नेक्स्ट जो केस है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से भी क्या क्या पॉइंटर्स निकाल सकते हैं फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहली चीज तो यार चेंज इन वेलोसिटी, सिंपल चाहिए तो एनालिसिस है कि यार T1 टाइम इधर था, T2 टाइम इधर था, ठीक है। इस T1 टाइम पे मेरी वेलोसिटी V1 थी, इस T2 टाइम पे मेरी वेलोसिटी V2 थी। अब V2 माइनस V1 बेसिकली क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1 बेसिकली हो जाएगा मेरा चेंज इन वेलोसिटी, जो कि ये वैल्यू है। V2 माइनस V1 ये वैल्यू हो जाएगी, ये चेंज इन वेलोसिटी, ये तो पता कर सकते हैं, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन एक क्वांटिटी होती है, जैसे बोलते हैं V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1, यानी डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, वो भी पता कर सकता हूं। ये सिमिलर वैसे ये एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी जैसी, कि भाई यहां पे मैं था, यहां पे मैं था, ये T2 हो गया T2 माइनस T1, ये हो गया V2 माइनस V1। अब ये ट्रायंगल बनाओ, ये देखो ये ट्रायंगल बनाते हैं, अलग से बनाते हैं, अलग कलर से। ये ट्रायंगल हो गया, इधर भी ट्रायंगल हो गया, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाला भी ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल पे फोकस करो तुम, बस इस ट्रायंगल पे फोकस करो। ये पॉइंट तुम्हारा B है, ये पॉइंट A है, ठीक है। अब देखो इस ट्रायंगल में ये जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू वही डेल्टा V हो जाएगी, जो कि है V2 माइनस V1। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, वही डेल्टा T हो जाएगी, जो कि है T2 माइनस T1, ठीक है। और इन दोनों पॉइंटर्स को ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे, और देखेंगे ये एंगल जो थीटा वही एंगल थीटा होगा। तो सिंपल tan थीटा की वैल्यू कितनी है, tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, यानी V2 माइनस V1 अपॉन V1 T2 माइनस T1। मतलब ये जो तुम लिख रहे हो एवरेज एक्सेलरेशन, ये अल्टीमेटली है क्या, ये वो tan थीटा है। और tan थीटा कैसे बनाएंगे, मतलब उन्हीं दो पॉइंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, उन्हीं दो पॉइंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन B से A को ज्वाइन कर दो, और वो जितना एंगल बना रहा है उस एंगल को पता कर लो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, उसका tan ले लोगे। अगर तुम उसका tan ले लोगे तो तुम्हें क्या पता चल जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन, तुम्हें पता चल जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो हम यहां से चेंज इन वेलोसिटी एक क्वांटिटी निकाल सकते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन एक क्वांटिटी निकाल सकते हैं। ये दो तो सिमिलर है, बहुत रिलेट कर सकते हो तुम पिछले केस से, जहां पे तुमने एवरेज वेलोसिटी निकाल ली थी और चेंज इन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट निकाल ली थी, ठीक है। अब आते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में क्या है,
फर्स्ट क्वांटिटी क्लियर है, सेकंड क्वांटिटी क्लियर है, थर्ड पे आते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है? ये सिंपली वही स्लोप ऑफ द कर्व का कॉन्सेप्ट देता है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यानी किसी भी पॉइंट पे मुझे निकालना, मान लो यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे निकालना है, सिंपल सी चीज, यहाँ पे निकालना है, यहाँ एक टेंजेंट बनानी है, यहाँ पे निकालना है, यहाँ एक टेंजेंट बनानी है, यहाँ पे निकालना है, यहाँ एक टेंजेंट बनानी है, और टेंजेंट एक सिंगल पॉइंट उसी पॉइंट पे टच करती हुई लाइन होती है। अब इस पॉइंट पे निकालना था, यहाँ V3 मान लेता हूँ, यहाँ V2 मान लेता हूँ, यहाँ V1 मान लेता हूँ। V1 के लिए ये एंगल पता करो, ये एंगल θ1, ये एंगल पता करो ये θ2, ये एंगल पता करो ये θ3। तो V3 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी tan ऑफ θ3 के बराबर, सिंपल सी चीज dy/dx। ये V2 यहाँ पे हो जाएगा tan ऑफ θ2 के बराबर, यहाँ पे V1 कितना हो जाएगा tan ऑफ θ1 के बराबर। मतलब ये क्या है सर? ये इन पॉइंट्स पे स्लोप है, ये इस पॉइंट पे स्लोप है, इस पॉइंट पे स्लोप है, इस पॉइंट पे स्लोप है, और इन पॉइंट्स पे स्लोप अभी क्या दिखा रहे हैं हमको? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये V3 गलत लिखा है, यहां पे क्या होगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। ओके, तो A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, ये सब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दिखाते हैं हर पॉइंट्स पे। ओके, सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम समझ गए, ये सिमिलर है, जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली वैसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाला। चौथा पॉइंट नया है जहां पे अब यूज होता है, जो हमने ग्राफ में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी, एक तो स्लोप का केस होता है, एक एरिया का केस होता है। तो एरिया कैसे हेल्प करता है उसकी बात करते हैं। तो चौथा पॉइंट यहां पे बताता हूं कि यार मैंने एक रिलेशन देखी है, क्या देखी है? मैंने एक रिलेशन देखी है सर कि v इज इक्वल टू dx/dt होता है। लास्ट सेशन में देखी थी, कैलकुलस इन मोशन का यूज जहां पे था। अब यहाँ पे dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? v dt। इंटीग्रेट कर दूंगा दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूंगा। यहाँ पे ले लूंगा मैं यार t1 टाइम से t2 टाइम तक, और t1 टाइम से t2 टाइम तक यहाँ पे x1 और यहाँ पे x2। अब ये इंटीग्रेशन dx x1 से x2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लिमिट आ जाएगी x1 से लेके x2 तक। अल्टीमेटली इसको मैं लिख सकता हूं x2 माइनस x1, और जो कि हो जाएगा फाइनली डिस्प्लेसमेंट। तो ये तीनों ही जो एक्सप्रेशन लिखे बेसिकली इसका रिजल्ट है। ये LHS जो है उसको लिख दिया। तो LHS बेसिकली क्या दिखा रहा है? ये LHS बेसिकली दिखा रहा है आपका डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। तो डिस्प्लेसमेंट हो क्या रहा है? डिस्प्लेसमेंट असल में किसके बराबर दिख रहा है? ये इस क्वांटिटी के बराबर। किसके बराबर? इस क्वांटिटी के बराबर। किसके? इसके बराबर। अरे ये क्वांटिटी, अच्छा कुछ स्लाइड पहले अगर मैं जाऊं और इधर बात करूं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, दैट मींस कैलकुलेशन ऑफ एरिया, तो यहां मैंने समझा है कि इंटीग्रेशन y dx क्या दिखाता है? इंटीग्रेशन y dx देता है मेरा एरिया ऑफ द कर्व। अच्छा, यानी जो भी फिजिकल क्वांटिटी y के अलोंग प्लॉटेड है उसको x वाली क्वांटिटी के साथ डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर दोगे तो वो एरिया दिखाएगा। कुछ ऐसे ही सिमिलर केस यहां पे हो रहा है क्या? वही सिमिलर केस हो रहा है। देखो क्या केस हो रहा है कि यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट आप देख सकते हो, ये v क्या है? ये y के अलोंग प्लॉटेड है, v y के अलोंग प्लॉटेड है, मतलब y के अलोंग, और टाइम कहां है? x के अलोंग, तो dt हो गया। इसका इंटीग्रेशन बेसिकली क्या दिखाएगा? इसका इंटीग्रेशन एरिया ही तो दिखाएगा। समझ रहे हो? मतलब अगर ये v है, ये t है, और इनका ग्राफ कुछ इस तरीके से जा रहा है, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये सपोज करो वही t1 था, ये सपोज करो ये वही t2 था, और इस पॉइंट पे मेरी वेलोसिटी v1 थी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी मेरी v2 थी। तो अगर मैं इस एरिया को निकालने में सक्षम हूं तो मैं पता है ये बता दूंगा कि t1 समय से t2 समय तक मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई। समझ रहे हो बात को? तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या दिखाता है? एरिया द ग्राफ इज मेकिंग विथ टाइम एक्सिस, जिसे हम और प्यार से एरिया अंडर द कर्व भी बोलते हैं। एरिया ऑफ द कर्व विथ टाइम एक्सिस क्या दिखाता है मेरे को? डिस्प्लेसमेंट दिखाता है। किसमें? एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर मैं एरिया निकालने के सक्षम हूं तो मैं ये बता सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ उस t1 से t2 समय के अंतराल में। उस समय अंतराल में मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा मैं निकाल सकता हूं। तो ये यही चार चीजें हैं जो कि मैं कहां से निकाल सकता हूं? एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। नंबर 1 चेंज इन वेलोसिटी, नंबर 2 एवरेज एक्सेलरेशन, नंबर 3 इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, नंबर 4 डिस्प्लेसमेंट। और अब बात करते हैं तीसरे ग्राफ की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं लेकिन ये भी है, मतलब एक पोजीशन टाइम कर लिया हमने, vt कर लिया, अब at कर रहे हैं। तो थर्ड ग्राफ ये देख लेते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज आप निकाल सकते हो वो है चेंज इन वेलोसिटी, और एक और क्वांटिटी यहां पे निकलती है जिसे बोलते हैं हम एवरेज एक्सेलरेशन। दोनों बताता हूं कैसे पता कर सकते हो। ठीक है, पहली चीज तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे पता करते हैं? एरिया अंडर द कर्व से। एरिया अंडर द कर्व से मतलब यहां पे अगर t1 आ गया,
यहां पे T2 आ गया। तो बेसिकली अगर तुम इस एरिया को निकालने के सक्षम हो तो ये एरिया दिखाता है तुम्हारा V2 माइनस V1, मतलब इस समय पे जो वेलोसिटी है माइनस इस समय पे वेलोसिटी, जिसे बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, इसे बोलते क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। ये निकाल सकते हो। और अगर तुमने ये निकाल लिया तो V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1 कर दोगे तो एवरेज एक्सेलरेशन आ गया, क्योंकि V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1 ही तो एवरेज एक्सेलरेशन होता है, यानी डेल्टा V बाय डेल्टा T। ठीक है, तो तुम देख लो एरिया यहां पे क्या बताता है, एरिया बताता है चेंज इन वेलोसिटी, और उसी को टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, एरिया तुम्हें बताएगा चेंज इन वेलोसिटी और उसी को टाइम से डिवाइड कर दोगे तो चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अब ये हो गई इंपॉर्टेंट बातें। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, तो शुरू करते हैं AIPMT का क्वेश्चन 2008 में पूछा हुआ, क्योंकि अब हमने ग्राफ को कर लिया, अब थोड़ा क्वेश्चन समझेंगे तब जाके एक एनालिसिस भी मिलेगा। तो आओ शुरू करते हैं। पहला सवाल, पार्टिकल शोज डिस्टेंस टाइम ग्राफ एज गिवन इन दिस फिगर, द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज अराउंड द पॉइंट। ये बताना है इसमें मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस पॉइंट पे होगी। देखो जरा कौन सा ग्राफ है, ये ग्राफ डिस्टेंस और टाइम का है। ये ग्राफ किसका है, डिस्टेंस और टाइम का। डिस्टेंस को तुम पोजीशन कंसीडर कर सकते हो, जब तक कि तुम्हें बहुत स्पेसिफिकली नहीं दिया तब तक तुम ग्राफ में मोस्टली डिस्टेंस को पोजीशन कवर कंसीडर कर सकते हो, लेकिन वो सेम होंगे नहीं, वो होते नहीं है, रियलिटी में सेम नहीं होते, लेकिन आप कंसीडर भले कर सकते हो। तो ये बेसिकली क्या है, मेरा पोजीशन है, ये बेसिकली क्या है, मेरा पोजीशन है, और ये क्या है, मेरा टाइम है। ओके, ये मेरा पोजीशन है और ये मेरा क्या है, टाइम है। ओके, अब इसमें मुझे ये बताना है कि किस इंस्टेंट पे मेरा सबसे ज्यादा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। सर पोजीशन टाइम में वेलोसिटी तो पता चलती है dx बाय dt से, अगर इक्वेशन दी है तो, और अगर इक्वेशन नहीं दी तो किससे पता चलती है, इंस्टेंटेनियस स्लोप से। और स्लोप कैसे पता चलता है सर, टैंजेंट बना के एंगल पता कर लो, और वो एंगल जितना भी एंगल, वो टैंजेंट जितना भी एंगल बनाएगा थीटा के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, उसका टैन थीटा ले लो, स्लोप पता चल जाएगा। तो अब स्लोप बनाते हैं, आओ स्लोप बनाएंगे। स्लोप बनाते हैं अलग अलग जगह पे। ए पॉइंट पे बनाया स्लोप ये रहा, इतना एंगल बना रहा है, ये थीटा ए। ऐसी बी पॉइंट पे बनाया ये रहा, सी पॉइंट पे बनाया ये रहा, डी पॉइंट पे बनाया ये इधर जा रहा है भाई, इधर जाएगा कहीं पे, ये थीटा भी हो गया। देख के ही समझ में आ रहा है मैक्सिमम एंगल सी के साथ बन रहा है ना, बी ऑप्शन राइट। मैक्सिमम किसके साथ बन रहा है, सी के साथ बन रहा है। तुम खुद देख सकते हो यहां पे अगर लड़ाई भी होगी तो भाई देखो ए और डी तो पहले पीछे रह गए, ए इधर आ रहा है, डी इधर आ रहा है, ये तो बहुत ही कम एंगल बनाएंगे यार। ये देखो एक्स एक्सिस के साथ बहुत ही कम एंगल है इनका, लेकिन सी और बी थोड़े ऐसे इरेक्ट है, तो बी इधर आ रहा है और सी जो है वो इधर आएगा। ठीक है, आप देख सकते हो यहां पे थोड़ा कर्व्ड है, यहाँ पे थोड़ा कर्व आप देख सकते हो, ये थोड़ा ऐसे इरेक्ट ज्यादा दिख रहा है और ये थोड़ा टिल्टेड दिख रहा है। बी पॉइंट बेसिकली ये है, बी पॉइंट मेरा क्या है, बी पॉइंट बेसिकली ये है और सी पॉइंट ये है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसा बनेगा और यहाँ पे ऐसा बनेगा, तो करेक्ट आंसर ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सी। सी पॉइंट पे सबसे ज्यादा स्लोप की वैल्यू आएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा एंगल जो क्रिएट होगा वो सी पॉइंट पे ही होगा, इतना एंगल क्रिएट हो रहा है थीटा सी। सो यहां पे स्लोप मैक्सिमम होगा, और स्लोप मैक्सिमम होगा तो यहां पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी। ठीक है सर, समझ आ गया। इस सवाल को देखते हैं, बड़ा मजेदार सवाल है, इसको सॉल्व करके बताओ। इसकी रीजनिंग तो और भी शानदार है। AIPMT 1992 का क्वेश्चन है यार, मैं खुद पैदा हो गया था, नहीं हुआ था, 92 में ही पैदा हुआ था, ये नहीं पता कौन सा साल है ये। मतलब ये इस सवाल की उम्र और मेरी उम्र ऑलमोस्ट सिमिलर है। इस सवाल की उम्र और मेरी उम्र ऑलमोस्ट सिमिलर है यार, मेरा भाई है। तो बताओ क्या है इसका आंसर, कोशिश करो। अच्छा सवाल है, मतलब उस समय पे जब इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती होगी लोगों को, किताबें पढ़नी पड़ती होंगी, टीचर्स तक नहीं होते होंगे, तब कैसे इसको सॉल्व करते होंगे। बिरादर ए ऑप्शन दिया आपने, ओके, व्हाट कैन बी द रीजन बिहाइंड दिस बिरादर, व्हाट do you think is the reason behind this? Option number A. Give me a reason also, because it's not correct, but I want the reason. What was the thinking? सोचा क्या आपने? अपूर्व क्या होगा आंसर बताओ। Which of the following curve does not represent motion in one dimension? सोचो जरा, सोचो। अच्छा गुड, रीजन बताओ अपूर्व क्या है,
क्योंकि बी भी करेक्ट नहीं है। बी इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। तो यार 50-50 हो गया, अब तो बस सी और डी ऑप्शन बच रहे हैं। सोचो इसके बारे में, सोचो कि यार मोशन इन 1D तो हम पढ़ते हैं, अब मोशन इन 1D मोशन इन 2D होता क्या है असल में? मोशन इन 1D मोशन इन 2D होता क्या है असल में? तो मैं यहां पे एक केस भी बताता हूं तुम लोगों को कि बहुत से मेरे पास एक स्टूडेंट आया, वो मेरे को क्या बोलता है, सुनना, इस बहुत मजेदार चीज है कि सर मोशन इन 1D तो आपने बता दिया, ऐसे ऐसे आगे पीछे जाना, ऊपर नीचे जाना, इधर उधर, तो हमारा मोशन इन 1D होता है, मतलब एक्स वाई जेड किसी भी एक्सिस के अलावा। तो जो मेरा 2 डायमेंशनल मोशन होगा, अगर मान लो मैं ऐसे जा रहा हूं, ये मेरी एक्स एक्सिस बनी है, ये मेरी वाई एक्सिस बनी है, और मैं ऐसा ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो ये सर मोशन इन 2D होगा, है कि नहीं? ये मोशन इन 2D होगा। तो ये गलत है सरासर, ये मोशन इन 2D नहीं होगा। अगर किसी को लगता है कि मोशन इन 2D है, वो गलत है। अगर ये सोचता है कि सर इस पाथ में तो, अगर ये वेलोसिटी है, इस पाथ में तो 2 कंपोनेंट आएंगे, वीएक्स के और वीवाई का, तो वो गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि इधर अगर मोशन हो रहा है तो जरूरी थोड़ी है कि यार हमेशा तुम एक्स और वाई ऐसे बनाओ, तुम एक्स और वाई ऐसे टेढ़ा बना दो, ये तुम्हारा वाई हो गया, ये तुम्हारा एक्स हो गया, तो तुम्हारा पूरा पाथ एक्स के अलोंग है। मतलब जहां जरूरत है ना, वहीं पे 2 डायमेंशनल मोशन होना चाहिए, ये नहीं कि तुम्हारा जहां मन करे वहां होना चाहिए। एक तो पॉइंट ये होता है। उसके बाद अब अगर जरूरत है तो क्या कंडीशन होगी 2 डायमेंशन मोशन की? 2 डायमेंशन मोशन की अगर वेलोसिटी सही में आपकी 2 डायमेंशन में है, तो वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन होगी। सबसे मेन क्राइटेरिया तो ये था वेलोसिटी होगी, ठीक है? क्या होगा? वेलोसिटी होगी, क्योंकि मोशन ही दिखता है। तो किसी भी इंस्टेंट टाइम पे क्या होना चाहिए? वेलोसिटी 2 डायरेक्शन में होनी चाहिए, हाँ या ना? 2 डायरेक्शन में वेलोसिटी अगर है तो यानी वो 2 डायमेंशन मोशन है। समझ रहे हो बात को? अगर वेलोसिटी 2 डायरेक्शन में है तो आपका आंसर क्या आएगा कि यस, वो 2 डायमेंशन है। अब सोचो इस ग्राफ में कहां पे तुम्हें देख रहा है कि एक समय पे 2 वेलोसिटी हो रही है। अभी देखा V9C है, सोचो उसमें पोजीशन बढ़ जाती है। नहीं 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 नहीं, सोचो जरा, अब देखो इस ग्राफ को दोबारा देखने की कोशिश करो। कौन सा ऐसा ग्राफ है जो तुम्हें बता सकता है ये कि एक समय पे 2 वेलोसिटीज हैं? कोई ऐसा ग्राफ है जो तुम्हें बता दे कि यस, at a single moment in time there are 2 velocities which are possible? Because if that graph is showing, then that graph definitely is predicting a 2 dimensional motion, because unless and until a graph is having 2 velocities, that means 2 velocities along 2 different directions, जो कि आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, सिंगल डायमेंशन में तो हो नहीं सकती, डबल डायमेंशन में हो सकती है। तो वही ग्राफ बेसिकली मोशन इन 2 डायमेंशन को दिखाएगा, जो कि है ग्राफ नंबर सी, एग्जैक्टली सर्कल। यहां पे देख सकते हो तुम, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, किसी भी टाइम पे, यहां पे देखूं, किसी भी टाइम पे मेरी 2 वेलोसिटीज आ रही हैं। एक वेलोसिटी आ रही है V1, एक वेलोसिटी आ रही है V2। अब इसका अर्थ क्या होगा यार? इसकी रीजनिंग क्या होगी? व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द रीजन बिहाइंड दिस? ऑब्वियसली देयर आर 2 वेलोसिटीज, सो एक वेलोसिटी x के अलोंग होगी, दूसरी y के अलोंग होगी। दिस इज V1 i कैप, V1 j कैप, एंड दिस इज V2 i कैप। सिंपल। दैट मींस दिस इज अ 2 डायमेंशनल मोशन। दैट सिंपली सेज कि ये 2 डायमेंशनल मोशन ही है। यहां पे कहीं पे भी ऐसा हो रहा है, कैन नॉट दिस बी अ 1 डायमेंशनल मोशन? ऑब्वियसली यार, यहां पे वेलोसिटी रिलेट कर रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो मोशन ऐसे धीमे चल रहा है, फिर तेज चलने लगा, फिर धीमे चला, फिर तेज चलने लगा, तो ये 1 डायमेंशनल मोशन ही है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन देखा नहीं तुम लोगों ने? ऑब्जेक्ट आगे पीछे होता रहता है। तो ये भी नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। इसकी बात करते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें वेलोसिटी पहले जा रही है, बढ़ रही है, यानी एक्सेलरेशन पहले क्या है? पॉजिटिव है, और वेलोसिटी तो पॉजिटिव है। पहले ये एक्सेलरेट करेगा, बाद में देखो क्या हुआ, एक्सेलरेशन यहां पे नेगेटिव हो गई और वेलोसिटी यहां पे क्या है? पॉजिटिव है। तो यहां पे क्या होगा? रिटार्ड होगा। मतलब इसका मोशन कैसा है? इसका मोशन है पहले वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन भी इधर था, तो बढ़ता गया, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन ने अपना डायरेक्शन पलट दिया। यहां तक वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इधर थी, इसके बाद क्या हुआ? एक मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेशन ने अपना डायरेक्शन पलट दिया। एक्सेलरेशन ने अपना डायरेक्शन पलट दिया तो वेलोसिटी घटने लगी, और वहां जाके फाइनली 0। शुरू हुई थी 0 से, खत्म भी हुई 0 से। समझ रहे हो? मतलब यहां से यहां तक वेलोसिटी बढ़ती गई, फिर रोक दिया तो वेलोसिटी घटती गई। ये भी मोशन इन 1 डायमेंशन है। तो ये भी 1 डायमेंशन है, तो होगा नहीं आंसर, ये भी नहीं होगा, यही है करेक्ट आंसर। समझ गए बात को? क्लियर है? सबको समझ आया कि नहीं आया यार? बिरादर, क्वेश्चन इज क्लियर? अपूर्व, समझ आ गया?
तो ये है भाई बेहतरीन सा क्वेश्चन। मेरा भाई सेम एज का, हम दोनों एक ही टाइम पे पैदा हुए थे। क्लियर? बता ही नहीं रहे यार तुम लोग, नहीं समझ आया? दोबारा बताऊं? अपूर समझ आ गया? सर लैग है, अच्छा ठीक है, ओके कूल यार, हो सकता है लैग है। अब देखो नेक्स्ट केस ओवर हियर, this problem, so this is a simple one, not a tough one. For a particle moving along the x-axis, the velocity time graph is as shown in the figure. Find the travel distance and the displacement of the particle. Simple it is, very simple. What's the case? कि यार वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो इसमें एरिया अंडर द कर्व क्या दिखाता है? एरिया अंडर द कर्व दिखाता है डिस्प्लेसमेंट। अब ये वाला मेन पॉइंट ये है कि ये एरिया मेरा पॉजिटिव होगा और जितना भी नीचे की तरफ होता है वो एरिया क्या हो जाता है? दैट एरिया इज नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? क्योंकि यहां वेलोसिटी का कंपोनेंट नेगेटिव हो जाता है। तो सिंपल, जब मुझे डिस्प्लेसमेंट बताना है तो इस पॉजिटिव में से नेगेटिव को मैं कम कर दूंगा, जब डिस्टेंस बताना है तो दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। तो इस ट्रेपेजियम और इस ट्रायंगल का एरिया बताना है बस। आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? इस पॉजिटिव एरिया में से इस नेगेटिव को घटा दो तो पॉजिटिव कितना हो गया? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी ये 2 + 6। सो हाफ ऑफ 2 + 6 इज 2 + 6 इनटू हाइट। हाउ मच इज हाइट? इट इज 8। ठीक है, सो दिस विल कैंसिल दिस 4। 8 4 इज 32। 32 मीटर इज द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। बट यहां पे एक चीज नहीं जोड़ी, इसको घटाना भी है तो हाफ ऑफ, इसको भी ऐड करो, हाफ ऑफ बेस इज 2, हाइट इज 5। So 2 into 5, okay, -5 comes over here. ये cancel, 8 - 5, so 32 - 5 is 27 meters. सही किया है मैंने? बिल्कुल गलत किया है क्योंकि ये 6 से 10 4 है, this is 4, so 5 4 is, this will be 2, 5 2 is 10, 32 में से 10 जाएगा, 32 में से 10 जाएगा, 32 में से, सही कर रहा हूं ना यार, 2 + 6 8 इंटू 8 64, 32 में से 10 गया, 22 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इज 22 मीटर एंड इफ आई टॉक अबाउट डिस्टेंस, सो डिस्टेंस इज जस्ट गोइंग टू बी दिस एंटिटी एज इट इज एंड प्लस एडिशन ऑफ दिस, सो 32 + 10 दैट इज गोइंग टू बी 42 मीटर्स। करेक्ट आंसर है ये? काफी लैग है, जो मैं अब लिखूंगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन तक आ गया। ठीक है, ओके, सो ये रहा मेरा करेक्ट आंसर, यानी कि डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 42 मीटर और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 22 मीटर। ओके, चलो चलते एक बस लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि वापस नीट का ही है। 1994 का, मतलब मेरे से 1 साल छोटा, 2 साल छोटा। ये भी ऐसे ही है, बताओ इसमें क्या आंसर होगा? बड़ा सिंपल सा स्टेप है ये, सिंपल सा क्वेश्चन है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट विच पॉइंट? नेगेटिव कौन से पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे नेगेटिव है? सो यहां पे अगर बात करूं तो ये भाई मेरा लेसर देन 90 है। यहां पे बात करूं मैं अगर, तो इधर भी मैं देख सकता हूं जो एंगल है वो लेसर देन 90। इधर पे बात करूं अगर और इधर पे बात करूं तो एफ पे भी देख सकते हो लेसर देन 90, बट ई पॉइंट पे ग्रेटर देन 90 हो रहा है, ग्रेटर देन 90 हो रहा है। और ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, तो इसका स्लोप, यहां पे स्लोप क्या दिखाएगा? स्लोप दिखाएगा वेलोसिटी, और स्लोप सिंस इट इज लेसर, द थीटा वैल्यू इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, सो द स्लोप विल बी नेगेटिव ओवर हियर। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट विच पॉइंट? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी पे नेगेटिव है। यस यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बोथ ऑफ यू आर करेक्ट। ठीक है, सो गाइज विद दिस क्वेश्चन हम आ गए हैं आज के सेशन के अंत पे। आई होप आप सभी को मजा आया होगा एंड काफी इनपुट्स मिले होंगे। ऐसे ही रेगुलर इनपुट्स और रेगुलर सेशंस के लिए सब्सक्राइब कर लो सेशन को, आते रहो। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और बहुत अच्छे टॉपिक के साथ, जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपकी ऑनगोइंग स्टडीज में। एंड और भी कोई क्वेरी होती है तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।